हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। पॉलिटी प्री कम मेंस की सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिटीजनशिप के बारे में। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे सिटीजनशिप क्या है, सिटीजनशिप की इम्पॉर्टेंट क्या है और साथ में क्या प्रोविज़न्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं और क्या सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए प्रोविज़न मात्र से ये पूरी सिटीजनशिप की स्टोरी कंप्लीट होती है या फिर कुछ और भी चीज़ें हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। और लास्ट में एक क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए जिसे आप लोग प्रैक्टिस करके अपने आंसर्स को लिख करके सेंड कर सकते हैं recognitionis@gmail.com पर या टेलीग्राम चैनल में जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर में सिटीजनशिप की जो इम्पोर्टेंस है वो है क्यों, वाई शुड वी स्टडी दिस, और किसी भी देश को अपने सिटीजन बनाने की ज़रूरत क्या होती है। नॉर्मल सेंस में अगर बात करें तो एक स्टेट कब बनता है, स्टेट की डेफिनेशन में अगर आप देखेंगे तो चार चीज़ें मेनली आती हैं। एक, इसके पास में अपना एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री होनी चाहिए। दूसरी, इसके पास अपने कुछ लोग होने चाहिए। तीसरी, यहाँ पर इसकी सॉवरेनिटी होनी चाहिए, दिस इज सॉवरेनिटी होनी चाहिए। और साथ में इसका एक गवर्नेंस सिस्टम होना चाहिए। तो मैं सिंपली इसको सिस्टम लिख दे रहा हूँ क्योंकि आजकल यही चल रहा है। तो बेसिकली ये चार चीज़ें होती हैं। ज्योग्राफिकल बाउंड्री एक टेरिटोरियल फॉर्मेट में होती है जिसे हम लोग आर्टिकल नंबर 1 टू आर्टिकल नंबर 4 में डिस्कस कर ही लिया है। पीपल के बारे में जब बात करते हैं तो यही हमारे आर्टिकल नंबर 5 टू आर्टिकल नंबर 11 में दिया हुआ है। बाकी सॉवरेनिटी और जो हमारा ये पॉलिटिकल सिस्टम है यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आगे अलग अलग प्रोविजंस के फॉर्मेट में दिए हुए हैं जिसको कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा पीपल वाला पार्ट है इसी को हम लोग बोल देते हैं सिटीजनशिप। दिस इज सिटीजनशिप। अब जरा समझते हैं कि आखिर में अगर सपोज ये पर्सन है और इस पर्सन को एक बार सिटीजनशिप दी जाए और एक बार सिटीजनशिप ना दी जाए तो दोनों में फ़र्क क्या आएगा, या सीधी भाषा में अगर बात किया जाए कि किसी एक व्यक्ति के लिए सिटीजनशिप की ज़रूरत क्या है। मान लेते हैं इस पर्सन का नाम है सपोज ए। अब सपोज मान लेते हैं कि ये पर्सन किसी एक टेरिटरी में रहता है और ये आदिमानव के टाइम पीरियड वाली टेरिटरी में रह रहा है जहां पर किसी प्रकार की कोई सिटीजनशिप नहीं है। अब यहां पर चूंकि ये पर्सन एक कम्युनिटी में रह रहा है तो इसके पास में कुछ ना कुछ अपने राइट्स होने चाहिए, लेकिन ये राइट्स वो इंजॉय तब तक नहीं कर पाएगा जब तक कि ये स्ट्रांग ना रहे। तो इसको अपने राइट्स को एंजॉय करने के लिए या फिर इसे अपना पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करने के लिए या फिर अपने सोशल बिलोंगिंगनेस के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए और साथ में सोशल सर्विस के, दिस इज सोशल सर्विस को अवेल करने के लिए, और बाकी इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी और फिर कहीं इंटरनेशनल अगर ट्रैवल करना है तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को अवेल करने के लिए इस पर्सन को ज़रूरत है सिटीजनशिप की। सिटीजनशिप के माध्यम से ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है इस पर्सन की हेल्प करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है और साथ में अगर कहीं ये फंस गया है तो उसे बचा के भी लेके आता है। तो सिटीजनशिप के अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एक केस के फॉर्मेट में और समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक एयरक्राफ्ट है और इस एयरक्राफ्ट में मान लेते हैं कि इसे हाईजैक करके रख लिया गया है। ये एयरक्राफ्ट इंडियन सिटीजन के, मतलब इस एयरक्राफ्ट में इंडियन सिटीजन भी हैं। अब जो भी हॉस्टेजेस होंगे, जो भी इंडियन हॉस्टेजेस होंगे, अब वो इंडियन गवर्नमेंट, अब जो इंडियन गवर्नमेंट है ये इंडियन गवर्नमेंट इन हॉस्टेजेस को छुड़ाने की कोशिश करेगी। क्यों करेगी आखिर में? इसी तरीके से कोविड के दौरान में हम लोगों ने देखा था कि इंडियन जो सिटीजन्स थे वो कई सारे अलग अलग दूसरे पार्ट में फैले हुए थे। आखिर में इंडियन गवर्नमेंट ने क्यों इन सभी लोगों को वापस से इंडिया में ले आने के लिए इतने सारे प्रयास किए? या फिर इसी तरीके से अगर बात किया जाए, एयरलिफ्ट मूवी आप लोगों ने देखी होगी और यहाँ पर गवर्नमेंट क्यों एयरलिफ्ट करती है? या फिर इसी तरीके से बात किया जाए, यूक्रेन रशिया जब वॉर हो रही थी उस दौरान में भी जो भी इंडियन स्टूडेंट्स फंसे हुए थे, क्यों इंडियन गवर्नमेंट ने उन लोगों को इंडिया में वापस सेफली पहुंचाया? इस सब के पीछे कारण है सिटीजनशिप। इंडिया अपने सिटीजन को एक असेट के तौर पर देखता है और अगर कहीं पर इस असेट को मान लेते हैं थ्रेट होता है
तो फिर कहीं ना कहीं उसे बचा करके लेके आने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है, इंडियन गवर्नमेंट की बनती है, इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम की बनती है। तो एक बात यहां से क्लियर ये तो हो गई कि सिटीजनशिप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर सिटीजनशिप नहीं रहेगी तो शायद हमारी आइडेंटिटी या जो हमारा डेवलपमेंट है वो भी खत्म हो जाएगा। तो सिटीजनशिप इन इंडिया इज द लीगल स्टेटस दैट ग्रांट इंडिविजुअल सर्टेन राइट एंड प्रिविलेज विद इन द कंट्री। एंड इनफैक्ट अगर बात किया जाए आउटसाइड द कंट्री भी अगर बात करते हैं तो भी वहां पर इंडिया प्रोटेक्ट करता है उन लोगों को। सिटीजनशिप एक्ट 1955 governs matter related to Indian citizenship. The act defines various ways through which a person can acquire or lose Indian citizenship. अब यहां पर अगर बात किया जाए जरा, तीन तरीके के मेनली लोग होते हैं। एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं माइग्रेंट पीपल, दूसरे होते हैं जिसे हम लोग रेफ्यूजी बोलते हैं, और तीसरा हम लोग बोलते हैं असाइलम सीकर। दिस इज असाइलम सीकर। जरा तीनों में डिफरेंस समझते हैं, क्योंकि आए दिन आपको ये तीनों टर्म नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं। माइग्रेंट का मतलब होता है कोई भी एक पर्सन जो इंटरनेशनली या फिर नेशनली मूव कर रहा है। मैं यहां पर इंटरनेशनली मूवमेंट की बात करता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मूवमेंट तो हमारे यहां पर फ्री है, जिसे हम लोग फंडामेंटल राइट में डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल मूवमेंट के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, या तो आप विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ जा रहे होंगे, या फिर आप विदाउट डॉक्यूमेंट जा रहे होंगे, तार के नीचे से जा रहे होंगे। तो मान लेते हैं कि आपके पास में डॉक्यूमेंट है, तो जब डॉक्यूमेंट रहते हैं इस तरीके के पर्सन को बोलते हैं लीगल माइग्रेंट। इस तरीके के पर्सन को बोलते हैं लीगल माइग्रेंट। यहां पर प्रॉपर वीजा निकलेगी, आपका इमिग्रेशन किया जाएगा, और फिर अल्टीमेटली एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आप उस कंट्री में रह सकते हैं। अगर मान लेते हैं इफ यू आर नॉट अ डॉक्यूमेंटेड पर्सन, आपको बोला जाएगा कि आप एक इल्लीगल माइग्रेंट हैं। और जो इल्लीगल माइग्रेंट होते हैं उसे अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है, और फिर उसके खिलाफ कार्यवाही भी की जा सकती है, और डिपोर्ट भी आपको किया जा सकता है। यहां पर जो लीगल माइग्रेंट होते हैं वो एक टाइम लिमिट के फ्रेम में ही, दिस इज टाइम लिमिट के फ्रेम में ही लीगल माइग्रेंट होते हैं। कहने का मतलब, अगर मान लेते हैं सपोज आप 1 जनवरी 2020 को मान लेते हैं कि यूएस जा रहे हैं, और आपके पास वीजा है सिर्फ और सिर्फ 2023 1 जनवरी 2023 का ही, और अगर आपने इस 1 जनवरी 2023 को अपने वीजा को वापस से रिन्यू नहीं कराया फॉर द फर्दर पीरियड, 2 जनवरी 2023 को अगर आप यूएस के सॉइल पे हैं तो आप एक इल्लीगल माइग्रेंट कहे जाएंगे, क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एक्सपायर कर गया है। सो माइग्रेंट की स्टोरी यहां से क्लियर हो गई होगी कि माइग्रेंट क्या होता है, इल्लीगल माइग्रेंट क्या है और लीगल माइग्रेंट क्या है। अब दो टर्म आते हैं, रिफ्यूजी और असाइलम सीकर। ये जो दोनों टर्म है मेनली ये पॉलिटिकल टर्म है, मेनली ये पॉलिटिकल टर्म है। रेफ्यूजी वो होते हैं जो किसी एक कंट्री पर जा करके उसके बॉर्डर पे खड़े होते हैं और डिमांड करते हैं कि हमें अंदर ले लिया जाए, मतलब कि आप मेरी रक्षा करिए। अगर मान लेते हैं कंट्री रक्षा के लिए गुहार कर रही है तो वो बन जाते हैं रिफ्यूजीज। जैसे कहने का मतलब, जब भी श्रीलंका में तमिल जो वॉर हुई थी उस दौरान में कई सारे रिफ्यूजीज इंडिया आए थे। सिमिलरली इसी तरीके से जब सीरिया में वॉर चल रही थी, आईसिस का जब कब्जा हो रखा था, तो उस समय भी बहुत सारे रिफ्यूजीज इधर उधर कंट्री में जा रहे थे। असाइलम सीकर वो होते हैं जिन्हें किसी एक कंट्री की सुरक्षा की जरूरत होती है। जैसे जब भी आईसिस सीरिया में अटैक कर रही थी, तो यहां के जो लोग थे रेफ्यूजी के फॉर्मेट में जा करके अलग अलग कंट्री से असाइलम की मांग कर रहे थे। लेकिन सभी लोग मांग नहीं कर रहे थे, कुछ लोग थे वो समय का इंतजार कर रहे थे कि वो जब वॉर खत्म हो जाएगी तो अपने कंट्री में चले जाएंगे। लेकिन कुछ लोग थे वो जो असाइलम सीकर थे, वो लोग कह रहे थे कि हमें फिलहाल टेम्पररी पीरियड के लिए हमें इस कंट्री में, जिस कंट्री में भी गए थे उस कंट्री में हमें रक्षा करिए, हमें कुछ बेनिफिट दीजिए, और फिर अल्टीमेटली हम लोग आगे सिटीजनशिप के लिए डिमांड कर लेंगे। तो रेफ्यूजी और असाइलम सीकर में एक ही यहां पर बड़ी बात होती है, रेफ्यूजी को कोई यहां पर राइट्स नहीं मिलते हैं, कोई सोशल बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, लेकिन असाइलम सीकर को कुछ राइट्स और कुछ मतलब सोशल बेनिफिट्स वगैरह दे दिए जाते हैं।
जिससे कि ये लोग अपना गुजारा कर सके। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। हालांकि अगर आप देखेंगे तो इन जनरल सेंस दोनों को एक दूसरे के स्थान पर यूज कर लिया जाता है। ये बात यहां से क्लियर हो गई कि आखिर में ये जो टेक्निकल टर्म्स है उनका मतलब क्या होता है। अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किसी एक इंडिविजुअल के लिए सिटीजनशिप लेने का तरीका क्या है और सिटीजनशिप को लूज करने का तरीका क्या है। नॉर्मली यहां पर जो सिटीजनशिप लेने के जो तरीके बताए गए हैं वो हमारे सिटीजनशिप एक्ट 1955 में ही मेनली बताए गए हैं। यहां पर 5 तरीके बताए गए हैं। एक बाय बर्थ, दूसरा बाय डिसेंट, और तीसरा बाय रजिस्ट्रेशन, और चौथा है नेचुरलाइजेशन के जरिए। दिस इज नेचुरलाइजेशन के जरिए। और पांचवा बताया गया है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। दिस इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। एक एक करके जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बाय बर्थ के बारे में बात करते हैं। जब बाय बर्थ के बारे में बात करते हैं तो बाय बर्थ का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, यानी ऑन 26, दिस इज ऑन 26 जनवरी 1950 या इसके बाद कभी भी अगर इंडियन सॉइल पर पैदा हुआ है, बॉर्न हुआ है, तो उसे सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाएगा बाय बर्थ। दूसरी चीज है कि इंडिविजुअल बॉर्न इन इंडिया बिटवीन 26 जनवरी एंड 1 जुलाई 1987, कोई भी बंदा 1 जुलाई 1987 और 26 जनवरी 1950 इन दोनों के बीच में अगर पैदा हुआ है तो उसे सिटीजन कहा जाएगा, रिगार्डलेस ऑफ नेशनैलिटी ऑफ देयर पेरेंट्स। मैटर ये नहीं करता है कि इस पर्सन के पेरेंट्स किस कंट्री के हैं, अगर वो इस बीच में अगर मान लेते हैं कि पैदा हुआ है तो उसे सिटीजन कहा जाएगा। तीसरा यहां पर केस बोला गया है कि इंडिविजुअल बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1987, इसके बियॉन्ड अगर मान लेते हैं कि कोई बंदा पैदा हुआ है और वो सिटीजनशिप लेना चाहता है तो उसके एक पेरेंट्स, एटलीस्ट एक पेरेंट सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ। एक्चुअली ये सारा केस क्यों हुआ? ये सारा केस इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पर पार्टीशन हुआ था। इंडिया का जो फॉर्मेशन है वो पार्टीशन से हुआ है। तो पार्टीशन के दौरान में ब्रिटिश इंडिया हुआ करती थी। दिस इज ब्रिटिश इंडिया। और ब्रिटिश इंडिया 2 पार्ट में थी। एक पार्ट था जो हम लोग इंडिया बोलते हैं और दूसरा पार्ट था जो पाकिस्तान बोलते हैं। हालांकि जो पाकिस्तान है वो भी 2 पार्ट में टूट गया था बाद में। एक हमारा ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। जो वेस्ट पाकिस्तान था वो पाकिस्तान बन गया और जो ईस्ट पाकिस्तान था वो एक सेपरेट कंट्री बांग्लादेश के रूप में निकल करके आया 1971 में। ये जो बीच बीच में कटआउट डेट्स दी गई हैं ये आपको क्लियर हो गई होंगी कि आखिर में बाय बर्थ किस तरीके से सिटीजनशिप ली जा सकती है। दूसरा होता है बाय डिसेंट। डिसेंट का मतलब ये होता है डिसेंडेंट के नाम पे, इसको आप बोल सकते हैं डिसेंडेंट। डिसेंडेंट का मतलब क्या होता है? डिसेंडेंट का मतलब होता है कि आपके जो भी पूर्वज हैं, हिंदी में इसको आप पूर्वज के नाम से भी बोल सकते हैं। तो जो भी पूर्वज हैं अगर वो इंडियन सिटीजनशिप है तो आपको भी इंडियन सिटीजनशिप मिल जानी चाहिए। यहां पर बोला गया है, जैसे एक छोटा सा केस लेकर के बात करते हैं। मान लेते हैं सपोज दिस इज योर पेरेंट्स। मान लेते हैं कि ये आपके पेरेंट्स हैं और ये आपके पेरेंट्स सपोज यूएस में जाकर के रहना शुरू कर दे रहे हैं विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, लेकिन ये लोग इंडियन सिटीजनशिप है, ये लोग इंडियन सिटीजन है। तो अगर मान लेते हैं कि आपका मतलब इनका बेबी हुआ तो ये बेबी तो यूएस की सॉइल पर हो रहा है। अब चूंकि आप इंडियन सॉइल पर तो जन्म नहीं ले पाए हैं बट आपके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन है, देन यू कैन अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप और ये इंडियन सिटीजनशिप बाय डिसेंट आप करेंगे। सो इंडिविजुअल्स बॉर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 10 December 1992 are considered citizen if their father is citizen of India at the time of their birth। दूसरा प्रोविजन बोला गया है कि इंडिविजुअल जो भी इंडिया के बाहर पैदा हो रहे हैं 10 दिसंबर 1992 के बाद या फिर उस डेट पर आर कंसिडर्ड इंडियन इफ ईदर ऑफ देयर पेरेंट इज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ। अगर मान लेते हैं दोनों में से कोई एक पेरेंट्स होंगे और अगर वो मान लेते हैं कि सिटीजन है तो उन पर ये काम करेगा। एक्चुअली ऐसा केस है क्यों? केस इसलिए है क्योंकि यहां पर एक फंडा होता है सन ऑफ सॉली का केस। सन ऑफ सॉली, ये सन ऑफ सॉली का जो केस है वो अमेरिका में चलता है, यूएसए में चलता है, हमारे यहां पर नहीं चलता है। यहां पर कहा यह जाता है सिटीजन के लिए, अगर मान लेते हैं कोई भी यूएस सिटीजन है, यूएस की धरती पर ही जिसका जन्म होगा उसी को
यूएस सिटीजनशिप दी जाएगी, चाहे वो उसके पेरेंट्स किसी भी नेशनैलिटी के हों। हम लोगों ने अभी एक केस डिस्कस किया था जहां पर पेरेंट्स जो है इंडियन पेरेंट्स हैं, ये इंडियन है, लेकिन इनका जो बच्चा हुआ है मान लेते हैं वो यूएसए में हुआ है, यूएसए की धरती पर पैदा हुआ है, तो इस बच्चे का एक हक ये भी बन सकता है कि वो यूएस की सिटीजनशिप डिमांड कर सकता है और यूएस उसको दे भी देगा। और इसी वजह से बाय डिसेंडेंट के लिए यह बात बोली गई है कि वन ऑफ देयर पेरेंट्स शुड बी इंडियन। तीसरा होता है रजिस्ट्रेशन करके। रजिस्ट्रेशन का मतलब यह हो गया है कि एक इंडिविजुअल जो बर्थ के समय पर, जन्म के समय पर ना तो सिटीजन था और ना ही डिसेंडेंट के तरीके से हो पा रहा है, मतलब हमारा जो जब ये वाला प्रोविजन और ये वाला प्रोविजन दोनों ही काम नहीं कर रहा है, तब फिर सिटीजनशिप वो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से यहां पर अवेल कर सकता है, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से वो डिमांड कर सकता है। इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। दिस इंक्लूड्स पर्सन हु हैव बीन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर सेवरल ईयर और आर मैरिड टू इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन से अगर शादी कर लेता है तो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से वो यहां पर सिटीजनशिप ले सकता है। दो और प्रोविजन होते हैं, जरा उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक प्रोविजन होता है नेचुरलाइजेशन के जरिए, दिस इज नेचुरलाइजेशन के जरिए। नेचुरलाइजेशन भी एक तरीके का रजिस्ट्रेशन ही होता है। अगर कोई पर्सन मान लेते हैं कि 12 साल इंडिया में रह लिया है, अब वो अप्लाई कर सकता है। एक ऑफिस होता है FRRO का, फॉरेन रजिस्ट्री के लिए एक ऑफिस होता है। ये लोग फिर अल्टीमेटली यहाँ पर आकर के ये लोग अल्टीमेटली इंडिया में रह करके फिर यहाँ पर डिमांड कर सकते हैं सिटीजनशिप की। कई सारे लोग इस तरीके से यहाँ पर रहते हैं। फिर एक और पार्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी को लेकर के। दिस इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। मान लेते हैं कल को इंडिया पाकिस्तान को कैप्चर कर लेता है, तो पाकिस्तान को कैप्चर करने के बाद में जो भी वहाँ के लोग होंगे वो भी ऑटोमेटिकली सिटीजन ऑफ इंडिया कहे जाएंगे। ये होता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ देयर टेरिटरी का। तो जितने भी प्रोविजंस थे, जो भी बातें थी, वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब जरा एक पॉइंट और ये डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर में सिटीजनशिप का लॉस कब होगा, लॉस कब होगा सिटीजनशिप का। तो यहां पर 3 तरीके बताए गए हैं। एक बताया गया है रिनंसिएशन, रिनंसिएशन, दूसरा बोला गया है टर्मिनेशन का, और तीसरा केस बोला गया है डेप्रीवेशन का। दिस इज डेप्रीवेशन का केस। नाम से ही हालांकि ये तीनों चीजें क्लियर हो रही हैं। रिनंसिएशन का मतलब होता है अगर कोई बंदा वॉलंटियर बेसिस पर इंडियन सिटीजनशिप छोड़ना चाहता है तो उसे रिनंसिएट कर दिया जाता है। दूसरा होता है टर्मिनेशन का केस। टर्मिनेशन के केस में अगर मान लेते हैं किसी एक पर्सन ने किसी दूसरे फॉरेन कंट्री की अपनी सिटीजनशिप ले ली है तो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि तमाम इस समय आप लोगों ने फ्यूगिटिव्स देखे होंगे। फ्यूगिटिव्स इन द सेंस, जैसे मान लेते हैं विजय माल्या का केस हो गया। विजय माल्या ने इंडिया में फ्रॉड करके अल्टीमेटली वो चले गए हैं यूके, और वहां जाकर के इन्होंने यूके की नागरिकता ले ली है। यूके की नागरिकता लेने के बाद में अब विजय माल्या, चूंकि जैसे ही यूके की नागरिकता इन्होंने ली है, इंडिया की इनकी नागरिकता ऑटोमेटिकली तुरंत के तुरंत खत्म हो गई। अब जब इंडिया की नागरिकता खत्म हो गई तो ही विल नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट। अब ये कोर्ट में कैसे चैलेंज किए जाएंगे, क्योंकि उनकी तो नागरिकता ही खत्म हो गई। सिमिलरली इसी तरीके से जैसे मेहुल चौकसी का जो केस हुआ था, जो कि अगेन एक फ्यूगिटिव है, ये भी यहाँ पर डायमंड का जैसे चोरी किया गया था, डायमंड के केसेस को लेकर के पंजाब फ्रॉड किया गया था, और ये भी एक लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक तरीके से कह लीजिए होता है। तो यहाँ पर इन्होंने भी क्या किया था कि ये डोमिनिका रिपब्लिक में जाकर के, डोमिनिका रिपब्लिक एक लैटिन अमेरिका की कंट्री है, वहाँ जाकर के वहाँ की सिटीजनशिप ले लिया है बंदे ने। अब जैसे ही वहाँ की सिटीजनशिप ले लिया, अगेन ही हैज़ फ्रीड हिमसेल्फ फ्रॉम इंडियन कोर्ट। लेकिन फिर भी यहाँ पर तमाम केसेस होते हैं, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होती है जिसके बेसिस पर उन्हें लेकर के आया जा सकता है और इंडिया में ट्रायल कराया जा सकता है। खैर, यहाँ पर हम लोगों ने बात किया टर्मिनेशन की, कि टर्मिनेशन किस तरीके से होगा। अगर वो फॉरेन कंट्री के कहीं किसी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप ले लिया बंदा, तो फिर यहाँ पर इंडियन सिटीजनशिप उसकी टर्मिनेट कर दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। चौथा होता है, तीसरा होता है डेप्रीवेशन का केस। डेप्रीवेशन का केस का मतलब ये होता है अगर किसी बंदे ने फ्रॉड किया है, अगर किसी बंदे ने कुछ फ्रॉड किया है या फिर किसी गलत तरीके से इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर की है या करने की कोशिश की है, तो भी उसे डिप्राइव किया जा सकता है, उसे रोका जा सकता है। तो ये है इंडियन सिटीजनशिप को लूज करने का तरीका। टर्मिनेशन से एक बात क्लियर हो गई होगी कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप काम करती है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप काम करती है।
सवाल यहां पर एक आता है जो आप लोगों को सर्च करना और कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंडिया में जो सिटीजनशिप है, ये इंडियन सिटीजनशिप कहां से ली गई है, किस कंट्री किस डॉक्यूमेंट से लिया गया है, और इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रोविजन है वो किस कंट्री या किस डॉक्यूमेंट से लिया गया है। दो सवाल समझ में आ गए। एक, सिटीजनशिप के जो प्रोविजंस होने चाहिए ये खुद कहां से लिए गए हैं, और सिंगल सिटीजनशिप होना चाहिए ये किस कंट्री से लिया गया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, देखते हैं कितना आप लोग करेक्ट बता पाते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं कि आखिर में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस दिए गए हैं हमारे सिटीजनशिप को लेकर के, और आखिर में जब सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन में दिया ही गया है तो फिर हम लोग अलग से क्यों सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्यों बना के रखे हुए हैं, और आने वाले टाइम में क्यों हम लोग लगातार इस पर अमेंडमेंट्स क्यों किए जा रहे हैं, बात करेंगे इस पर भी। पहले जरा समझते हैं कि आखिर में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या दिए गए हैं। सबसे पहला प्रोविजन हमारा आर्टिकल नंबर 5 में दिया गया है, जो ये बताया गया है कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ, कमेंस कब हुआ था, कमेंस हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को। तो कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया 26 जनवरी 1950। तो यहां पर सिटीजनशिप एक्ट 26 जनवरी 1950 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोली जा रही है। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया जा रहा है, यानी 26 जनवरी 1950 को जब लागू किया जा रहा है, एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो कौन कौन होंगे जिसे हम लोग इंडियन सिटीजनशिप देंगे। एक पर्सन हु वॉज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो भी इंडियन टेरिटरी में जन्म लिया होगा। दूसरा, ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स वर बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, अगर उसके पेरेंट्स भी अगर जन्म लिए हैं तो वो भी माना जाएगा सिटीजन ऑफ इंडिया। Who has been ordinarily resident in the territory of India for not less than 5 years immediately preceding such commencement shall be a citizen of India। वो बंदा जो 5 साल से यहीं पर रह रहा था उसको भी बोला जाएगा कि वो भी सिटीजन ऑफ इंडिया है। हालांकि यहां पर ज्यादा खास बात क्लियर नहीं हो पाती है, इसीलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में 5 वो तरीके बताए गए हैं जिसके बेसिस पर सिटीजन माने जाएंगे, कहे जाएंगे। एक हमारा था बाय बर्थ के बेसिस पर, दूसरा था डिसेंड के बेसिस पर, तीसरा था रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर, चौथा था नेचुरलाइजेशन के तरीके पर, और पांचवा था इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी को लेकर के। ये जो इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी है, एक्चुअल में ये बेरूबारी केस का ही एक नतीजा आप बोल सकते हैं कि वहां के लोगों को सिटीजन बनाना था, इस वजह से। अगला हमारे पास में आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 6। यहां पर बताया गया है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप फॉर ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। एक्चुअली क्या केस है समझते हैं। यहां पर हमारा जो इंडिया था, एक्चुअल में इट वॉज पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और जो ब्रिटिश इंडिया है हमें पता है कि आज़ाद होने से जस्ट पहले ये 2 पार्ट में तोड़ दिया गया था, पार्टीशन हो गया था, और इस पार्टीशन के बाद यहाँ 2 कंट्री निकल करके आई थी। एक हमारा निकला था इंडिया और दूसरा निकल करके आया था पाकिस्तान। जब इंडिया से पाकिस्तान डिवाइड हुआ था तो यहाँ पर लोगों को एक ऑप्शन दिया गया था कि आप अब एक कंट्री चूज कर सकते हैं, और उस कारण से एक दूसरे जहां पर भी आप जाना चाहें वहां पर जा सकते हैं। अब जब भी ये बात कही जाएगी कि आप किसी कंट्री में जहां पर भी जाना चाहते हैं वहां पर जा सकते हैं, तो इसके लिए ऑब्वियसली एक परमिट सिस्टम निकालना पड़ेगा, और साथ में एक कटआउट डेट भी निकालनी पड़ेगी कि इस डेट तक आप आ जा सकते हैं। ये जो कटआउट डेट है ये सेट की गई थी 19 जुलाई 1948, और इसी कारण से आपको प्रोविजन में लगातार 19 जुलाई 1948 का मेंशन देखने को मिलेगा। अब जरा समझते ये हैं कि सिटीजनशिप किसको दी जाएगी, पाकिस्तान से इंडिया या इंडिया से पाकिस्तान, किस तरीके से लोग गए, उन लोगों में से कैसे सिटीजनशिप दी जा रही है। प्रोविजन 1 बोलता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5, a person who has migrated to the territory of India from the territory now included in Pakistan shall be deemed to be a citizen of India at the commencement of constitution। आर्टिकल 5 में बात बताई गई है कि कौन से पर्सन किस तरीके से आएगा, ठीक है। ही और अब यहां पर देखिए प्रोविजंस बताने शुरू कर दिए गए हैं कि कौन कौन से प्रोविजन के माध्यम से माना जाएगा कि हाँ ठीक है, दिस इज द मेन पर्सन, और किस तरीके से यहां पर टेरिटरी में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा और सिटीजनशिप दी जाएगी। यहां पर पहला पार्ट बोला जाता है ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट, ठीक है, कोई वो बंदा या फिर उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स
अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में अगर वो सिटीजन डिफाइन किए गए थे तो मान लिया जाएगा कि ये पर्सन भी सिटीजन है। यानी कि एक तरीके से डिसेंडेंट के बेसिस पर बोला जा रहा है कि आप सिटीजनशिप ले सकते हैं। दूसरा प्रोविजन, इन द केस वेयर सच अ पर्सन हैज सो माइग्रेटेड बिफोर द 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 को अगर वो पर्सन माइग्रेट कर गया है, ही हैज बीन ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन, तो उसे भी सिटीजनशिप दे दी जाएगी। अगर मान लेते हैं एक ऐसा पर्सन है जो कि 19 जुलाई 1948 को माइग्रेट कर गया था एंड रजिस्टर्ड अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय एन ऑफिसर appointed on that behalf of government of Dominion of India on the application made by him therefore to such officer before the commencement of constitution, अगर उसने किसी एक पर्सन को जाकर के बता दिया है कि हाँ ठीक है हम इंडियन सिटीजनशिप ले लिए हैं 19 जुलाई 1948 को भी, उसे भी सिटीजन बोल दिया जाएगा। लास्ट में बुलाता है प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी रजिस्टर्ड अनलेस ही हैज बीन रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 6 months इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन। आर्टिकल नंबर 7 में जो है कुछ स्पेशल बातें कही गई हैं। आर्टिकल नंबर 5 और आर्टिकल नंबर 6 से ये बात तो क्लियर हो गई है कि सिटीजनशिप किस तरीके से दी जानी है, लेकिन इन सब चीज़ों को डोमिनेट करते हुए बनाया गया आर्टिकल नंबर 7। अब जरा आर्टिकल नंबर 7 में देखते हैं कि आखिर में कहा क्या गया है। आर्टिकल नंबर 7 में यह बात बोली गई है कि राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टेन माइग्रेंट टू पाकिस्तान, अगेन यहां पर पाकिस्तान के बारे में बात बोली जा रही है। यहां पर जो कटआउट डेट ली जा रही है वो ली जा रही है 1 मार्च 1947। अब यहां पर पार्टीशन वाला जो है वो स्टार्ट हो रहा है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग आर्टिकल 5 और 6, 5 और 6 में जो भी चीजें लिखी गई है उन सब के इतर आर्टिकल नंबर 7 में जो बात बोली जाएगी दैट वुड बी डोमिनेटिंग। A person who has after the first day of March 1947 migrated from the territory of India to the territory now included in Pakistan, उसे सिटीजन नहीं बोला जाएगा। यानी इंडिया से जो बंदा पाकिस्तान चला गया है उसे सिटीजन नहीं बोला जाएगा। लेकिन वही चीज बोली गई है कि अगर कोई पर्सन गया पाकिस्तान लेकिन वापस से रिटर्न टू द इंडिया अंडर अ परमिट फॉर रीसेटलमेंट और परमानेंट रिटर्न इश्यूड बाय द अथॉरिटी और एनी लॉ और एनी सच पर्सन, जो कि आर्टिकल 6 में क्लॉज बी में दिया गया है। हम लोग जो बात किए हुए हैं 19 जुलाई, दिस इज 19 जुलाई 1948, ये वाला जो हम लोगों ने बात किया है इसके थ्रू अगर आया है तो उसे सिटीजनशिप दे दी जाएगी। आर्टिकल 8 में क्या बोला जाता है? आर्टिकल 8 में बोला जाता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। अगर इंडिया के बाहर कोई पर्सन रह रहा है तो उसे किस तरीके से दिया जाएगा? अगेन ये भी डिसेंडेंट का ही केस हुआ जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग आर्टिकल 5, एनी पर्सन who or either of whose parents or any of whose great parents were born in India are defined in Government of India Act 1935 and who is ordinarily residing in any country outside India so as to define shall deem to be a citizen of India if he has been registered as a citizen of India by the diplomatic consular representative in the country where he is for the time being residing on an application made by him, therefore to such a diplomatic or consular representative whether before or after the commencement of constitution in the form manner prescribed by government of Dominion of India and government of India। जरा समझिएगा यहां पर क्या बातें बोली जा रही है। एक बोला रहा है डोमिनियन ऑफ इंडिया, दूसरा बोला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइए इन दोनों में डिफरेंस क्या और इन दोनों को ही क्यों लिखा गया है, क्यों लिखा गया है? ये ऑलरेडी पीछे भी आ रखा है। अब यहां पर जो मेन बात थी कि अगर मान लेते हैं कोई पर्सन है इंडियन ओरिजिन का लेकिन बाहर रह रहा है, जैसे यूएस में कई लोग रहते हैं, कनाडा में कई लोग रहते हैं, ब्रिटेन में कई लोग रहते हैं, उन लोगों को बोला गया है कि अगर कोई भी डिप्लोमेटिक या फिर कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव के जरिए अगर आपने इंडियन सिटीजनशिप की डिमांड कर दी है और अगर उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है तो आर्टिकल 8 के जरिए आपको इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। अब छोटे छोटे आर्टिकल्स है, जैसे आर्टिकल 9 में यह बताया गया है कि अगर कोई पर्सन वॉलंटियरली किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है तो वो इंडियन सिटीजनशिप लूज कर देता है। जैसे ये टर्मिनेशन का केस जो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। नो पर्सन शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय आर्टिकल 5 और बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय आर्टिकल 6 और आर्टिकल 8 ही हैज वॉलंटियरली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन नेशन। आर्टिकल 10 ये बोला जाता है कि कंटिन्यूएशन ऑफ राइट ऑफ सिटीजन, कोई भी पर्सन अगर मान लेते हैं डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया है किसी भी तरीके से, आर्टिकल 5, 6, 7, 8 किसी भी तरीके से अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया है
तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ दैट मेड बाय पार्लियामेंट कंटिन्यू टू बी ए सिटीजन। वो पर्सन आगे भी सिटीजन रहेगा, ये कौन बताएगा? ये बताने के लिए पावर दी गई है पार्लियामेंट को, यानी पार्लियामेंट हैज द पावर टू फर्दर modify or amend or change the provisions for the citizenship of India। आर्टिकल 11 में इस चीज को और क्लियरली बता दिया गया है कि पार्लियामेंट विल रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, notwithstanding foregoing provision in this part shall derogate from the power of parliament to make any provision regarding the acquisition and termination of citizenship and all other matter relating to citizenship। आने वाले टाइम में अगर सिटीजनशिप पर किसी तरीके का अगर कोई कानून बनाना है, कोई चेंजेस करना है, तो उसके लिए जो पावर दी जाएगी वो दी जा रही है पार्लियामेंट को। क्या यहां से एक बात ये क्लियर हो गई कि आने वाले टाइम में अब कभी भी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या इस बात से ये क्लियर हो जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में सिर्फ और सिर्फ हमें पार्लियामेंट्री एक्ट दिखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस नहीं दिखेंगे इन टर्म्स ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट? सही है। इसी वजह से हमारे पास इसीलिए हमारे पास सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या सिटीजनशिप एक्ट 1955 और फर्दर हमें कई सारे अमेंडमेंट्स यहां पर देखने को मिलते हैं। लेकिन यहां पर एक बात जो हम लोगों ने डिस्कस की, क्या फ्यूचर में कभी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं देखने को मिलेंगे? ये गलत है, क्योंकि यहां पर मिल सकते हैं अगर इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू टेरिटरी की जाती है तो। क्लियर हो गई क्या बातें हैं? सो आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ये 2 क्वेश्चन है आप लोगों के प्रैक्टिस करने के लिए, आप लिख करके सेंड कर सकते हैं। इस सेशन में फिलहाल इतना ही है, और इस सेशन में प्राइमरली हम लोगों ने डिस्कस किया सिटीजनशिप एक्ट के बारे में, सिटीजनशिप के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या दिए गए हैं। हम लोगों ने ये भी देखा यहाँ पर कि क्या क्या टेक्निकल प्रोविजंस है इस कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनशिप को लेकर के। फिलहाल इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। जो डाउट रहेगा पूछ लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।